गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 19, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा हम लोग रोज करते हैं, देख लेते हैं आज का एमसीक्यूज। और जो एमसीक्यू आपसे पिछली क्लास में पूछा था, यानी कि कल पूछा था, उसका भी यहाँ पे हम लोग एक आंसर देख लेते हैं। कल हमने पूछा था कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसके लिए हमें अपना इकोनॉमी का बेसिक जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है ना, वो पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है डिमांड पुल, एक होती है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जो डिमांड की वजह से बढ़ती है। और डिमांड कब बढ़ती है? जब लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। लोगों की परचेजिंग पावर तब इंक्रीज होती है जब उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, या फिर इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाता है। और मनी सप्लाई कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में ना इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपका ये बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी, ये आपस में अगर आपको इंटीग्रेशन करना आ गया तो ये इन्फ्लेशन वाला चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। खैर, अभी हम समझ में आ गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी की एक्सपेंशन हो रही होती है, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने को ही बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो डेफिनेटली जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो होगा ही। इसका मतलब 1 तो आपके आंसर के अंदर होना ही होना चाहिए। और बी के अंदर क्योंकि 1 नहीं है तो बी को हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसको तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आगे कहता है फिस्कल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि जब सरकार इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा देके थ्रू आरबीआई और वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करती है। तो स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस का मतलब ही होता है मोर मनी सप्लाई। तो इस आंसर के अंदर 2 भी होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज। देखिए, थोड़ा सा हम इसमें डाउटफुल हैं तो इसको भी लोग छोड़ देते हैं। अगला कहता है कि हायर परचेजिंग पावर। देखिए, आपको मैंने बताया, जब हायर परचेसिंग पावर होगी, लोगों की सैलरी इंक्रीज होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन के अंदर 4 भी होना चाहिए। तो 1, 2 एंड 4, ये 3 ऑप्शन तो होने ही चाहिए। आगे कहता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो लोग बैंकों के पास लोन लेने नहीं जाएंगे। जब लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो भैया इन्फ्लेशन कैसे होगा, डिमांड कैसे करेंगे? इसका मतलब जो आपके 5 जो ऑप्शन है राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो 5 कौन से के अंदर नहीं है आप देख सकते हो। अगर आपको 5वें का पता है ना, तब राइट आंसर पे अपने आप ही पहुंच जाओगे। राइट आंसर इज ए, 1, 2 एंड 4, बिकॉज वी नो दैट 5 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करना आ गया ना, तो आप सही आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाते हो। क्योंकि हाई इंटरेस्ट होने की वजह से कभी भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि हाई इंटरेस्ट की वजह से आप लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है। लोग बैंकों में लोन लेने जाएंगे नहीं, टाटा बिरला अंबानी बैंक में जाएंगे नहीं। भैया, जब वो लोग बैंक में नहीं जाएंगे उनके पास पैसा थोड़ी आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो डिमांड कैसे करेंगे? और जब डिमांड नहीं करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 5 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे ए। तो 1, 2 एंड 4, और ये तीनों हमें 1, 2 एंड 4 हमें तीनों का पता है कि दीज वर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. The amount of water in polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड 2। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से कवर होता है। कैन यू इमेजिन? 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, वहां से आपका क्वेश्चन कवर होता है। और 7th की से भी कवर होता है, यानी कि 6th और 7th के एनसीईआरटी से आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि एनसीईआरटी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, चलिए कहाँ से कवर होता है 6th एनसीईआरटी से, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन। तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। खैर, जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि रोज हम आपके लिए बढ़िया एनालिसिस लेके आते हैं, एमसीक्यूज लेके आते हैं। उसके अलावा जो पुराने बच्चे हैं उनसे फिर से बोलना चाहूंगा कि अपने एनालिसिस को पूरा देखा करो। कभी एनालिसिस में टॉपिक अच्छे होते हैं, कभी इतने अच्छे नहीं भी होते हैं। जो भी हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए टू वॉच द फुल एनालिसिस। चलिए आज की कार्रवाई शुरू की जाए।
फ्रंट पेज पे आपके सामने ये न्यूज़ हैं, लेकिन आज हम लोग फ्रंट पेज से शुरू नहीं करेंगे। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 11 से आपके एक्सप्लेन्ड सेक्शन से शुरू करने वाले हैं। क्या कहता है? कहता है वाई अक्टूबर्स बीन सो रेनी, यानी कि अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा भैया बारिश क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। देखिए, अगर दिल्ली के आपको मैं बताऊं, दिल्ली में कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, परसों भी बारिश हो रही थी। मैं घर से आया था रात को, तब भी बारिश हो रही थी, सुबह उठा तब भी बारिश हो रही थी। पिछले 65 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल्ली में। और सिर्फ ये दिल्ली में नहीं, अब मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है। केरला में तो बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, उत्तराखंड में भी फ्लड आया हुआ है, इवन लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है इस मौसम में। तो इसका एक्चुअली रीज़न क्या है? अक्टूबर रेन। तो थोड़ा सा इसी के बारे में आपको इन्होंने पहले तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डेटा दिया है। तो एक तो रीजन यहाँ पे डिलेड मॉनसून, क्योंकि जब पूरा मॉनसून ही डिले हो गया तो उसकी वजह से ये जो विड्रॉल ऑफ मॉनसून है वो भी डिले हो गया, जो रेनफॉल का पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। तो दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत कई सारे लोगों की यहाँ पे जान भी जा चुकी है। अब अक्टूबर रेन देखिए क्या कहता है कि रेन इन अक्टूबर इज नॉट अनयूजुअल, मतलब पहले भी अक्टूबर के महीने में रेन होती आई है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन अनयूजुअल क्या है? अनयूजुअल है इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल। रेनफॉल अनयूजुअल नहीं है, हैवी रेनफॉल थोड़ी सी अनयूजुअल है, क्योंकि जो अक्टूबर का महीना होता है ना वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। अक्टूबर के महीने में अभी क्या है, विड्रॉल ऑफ मॉनसून चल रहा है। देखिए, हमारे पास दो मॉनसून होती हैं, एक होती है साउथ वेस्ट मॉनसून, एक होती है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो विंटर के महीने में चलती है। साउथ वेस्ट मॉनसून आपको पता जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में चलती है। और बीच का जो महीना आता है ना अक्टूबर, वो आपका होता है ट्रांजिशन पीरियड। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हो गए आपके साउथ वेस्ट मॉनसून के। ठीक है, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट के। और बीच में जो अक्टूबर का महीना आता है, ये आता है ट्रांजिशन पीरियड। यहाँ पे आपकी मॉनसून विड्रॉ होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। विंटर में या जब विड्रॉल ऑफ मॉनसून होता है, नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, यानी कि जो मेडिटेरेनियन ओशन से हवाएं चलती हैं उनकी वजह से होता है। और एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट में जैसे लद्दाख वाले वगैरह रीजन में आपको हिमाचल में स्नोफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, इस बार भी लद्दाख में जो है स्नोफॉल शुरू हो गया है। कश्मीर की कुछ हाइयर ग्राउंड्स पे, उत्तराखंड के हायर ग्राउंड पे भी स्नोफॉल शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसका रीजन क्या है जो आपका दिल्ली में या मध्य प्रदेश में इधर बारिश हो रही है? इसका रीजन है लो प्रेशर डेवलपमेंट। ये लो प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है? एक अरेबियन सी में और दूसरा बे ऑफ बंगाल में। क्योंकि मॉनसून का मतलब ही होता है लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर जहां पे होता है ना, चारों तरफ से हवाएं वहां पे आती हैं, और जब हवाएं आती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और उसी वजह से रेनफॉल यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, डिलेड मॉनसून विड्रॉल, ये बहुत बड़ा रीजन है इस मौसम में अक्टूबर के महीने में बारिश होने का। 4 महीने तो हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून के होते ही हैं, राइट। उस 4 महीने के अलावा ड्यूरिंग द विड्रॉल फेज, जैसे अभी विड्रॉल फेज चल रहा है, उस केस में भी कभी कभार थंडरस्टॉर्म और लोकलाइज हैवी रेनफॉल हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी इस बार हो रही है। देखिए, यूजुअली हर साल जो मॉनसून के विदड्रॉ यानी कि वापस जाने का जो डेट होती है वो होती है अक्टूबर 6। लेकिन इस बार जो मॉनसून विड्रॉ हुई, मतलब नॉर्मल ईयर्स में वो होती है सितंबर 17 में, सॉरी यहाँ थोड़ा मंथ आगे पीछे हो गया, नॉर्मल टाइम में होती है सितंबर 17 में। इस बार जो मॉनसून विड्रॉ हुई है ना, वो हुई है अक्टूबर 6 को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 18 दिन का डिले हो गया है। और जब 18 दिन का डिले हो गया तो डेफिनेटली जो विड्रॉ के दौरान मॉनसून होती है तो उसके अंदर भी डिले होगा। उस पूरे डिले होने की वजह से इस समय इतनी बारिश हो रही है। हालांकि नॉर्मल समय में अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी विड्रॉ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कुछ एरिया में मॉनसून अभी भी बना हुआ है। तो ये जो डिले हुआ है ना, सारा की सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है। नॉर्मली क्या होता है, मिड अक्टूबर के महीने में रिवर्स विंड चलना शुरू हो जाती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे आप ये बोलिए कि जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, यूजली मॉनसून के टाइम पे ये विंड की डायरेक्शन होती है, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपकी जो जनरली विंड की डायरेक्शन होती है वो ये हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से हो जाती है, जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली।
अभी तक। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है। अब एक्सट्रीम रेन हो रही है, सबसे बड़ी बात एक्सट्रीम रेन क्यों हो रही है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे यानी कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर डेवलप हो गया है। भैया इतना ज्यादा रेनफॉल उससे पहले 1901 में हुआ था, मतलब 1901 से अभी तक सिर्फ 4 बार ही, जैसे 1954, 1956, ठीक है, और 1910 और अभी 2021 में इतना ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। और अभी शायद 1-2 दिन और ज़्यादा रेनफॉल भी होगा। अगर आप बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में अक्टूबर से महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक रेनफॉल होता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड्स होती हैं वो यहाँ पे काम करती हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट विंड आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे ये इंडिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न विंड चलती हैं। जो ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप करती हैं और उसे तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट पे रेनफॉल करती हैं। जनरली ऐसा, मतलब हर साल ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार क्योंकि चीज़ें थोड़ा डिले हो गई हैं, तो आपका केरला वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। या तो वो 15-20 दिन डिले हो गया है, डिले, या फिर वो 15-20 दिन अर्ली हो गया है, या फिर जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती थी, जो वेदर फिनोमिना होते थे, वो ज़्यादा एक्सट्रीम होते नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रीम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ड्राई कंडीशन होती है वहाँ पे और ज़्यादा ड्राई हो गई हैं, जहाँ पे वेट कंडीशंस होती थी वहाँ पे और ज़्यादा वेट हो गई हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल इन केरला क्या कह रहा है, क्यों हो रही है। देखिए जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे रेनफॉल होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से एयर राइज करती है। जब एयर राइज करती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है और ऊपर जाके कंडेंसेशन करती है, फिर रेनफॉल होता है। तो केरला में भी इस समय लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। इसी तरह का लो प्रेशर जो डेवलप है वो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के पास भी है और सदर्न ओडिशा के पास भी है। तो ये सारा खेल इस लो प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। और लो प्रेशर किस वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में इस बार लो प्रेशर कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा लंबे समय के लिए डेवलप हो गई हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक साइक्लोनिक कंडीशन बन गई है और उसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभी आने वाले समय में शायद और थोड़ा यहाँ पे बारिश हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर डेवलप यहाँ पे भी हुआ पड़ा है। उसके अलावा नदर्न ओडिशा में और गंगेटिक बे ऑफ बंगाल में भी और रेनफॉल यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बुधवार तक, यानी कि कल तक बारिश होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आपको थोड़ा सा अगर मानसून के बारे में पता होगा तो आप चीज़ें कर लोगे। मानसून में जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, और मतलब अगर जून में तो आपका अंडमान वगैरह में आ जाता है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के महीने में विड्रॉल यहाँ पे शुरू हो जाता है, विड्रॉल शुरू हो जाता है और आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी में नॉर्थ ईस्ट से विंड चलती हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका साउथ वेस्ट से विंड चलती है। तो इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स। बीच में जो हमारा अक्टूबर आता है ये आपका विड्रॉ वाला मंथ होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। समस्या ये है कि इस बार थोड़ा सा क्योंकि मानसून डिले हो गया है तो ये रेनफॉल थोड़ा सा अक्टूबर के अंदर एंट्री कर गया है, राइट। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड चलनी चाहिए थी वो थोड़ा सा वो भी डिले हो गई हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका रीजन है बेसिकली, और कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। खैर, आर्कटिक मेल्ट विल पोलर बेयर वेनिश बाय 2021, ये भी आपका जीएस पेपर 3 से एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन से कवर आता है। क्लाइमेट चेंज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है, देखिए आर्कटिक ओशन के अंदर विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर में वहाँ पे खूब स्नोफॉल तो नहीं, मतलब विंटर में वहाँ पे बहुत सारी आइस होती है, जो वहाँ पे सी सरफेस होता है, पानी होता है समंदर के अंदर, वो जम जाता है और उस समय वहाँ पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशन होती हैं। समस्या है समर के महीने में। अभी आर्कटिक में समर के महीने में भी कुछ आइस होता है, जहाँ पे जो आपके पोलर बेयर वगैरह होते हैं, जो सील होती हैं, वो सर्वाइव कर जाती हैं समर के महीने में, क्योंकि उस टाइम में मछलियां वगैरह आती हैं तो उसको खा के वो लोग जिंदा रहते हैं। समस्या ये है कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि 2100 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से समर आइस आर्कटिक से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जब समर आइस ही खत्म हो जाएगा तो भैया पोलर बेयर कैसे सर्वाइव करेंगे, पोलर बेयर और सील भी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे 2100 तक, क्योंकि आइस की वजह से ही वहां पे लाइफ सर्वाइव करती है। देखिए विंटर के समय में तो पूरे का पूरा आर्कटिक ओशन जो है लगभग वो फ्रीज ही होता है, राइट। लेकिन समर में महीने में क्या होता है, जब वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होता है आइस और वहाँ पे विंड वगैरह चलती हैं और करंट चलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं,
जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ग्रीनलैंड वाले एरिया में, कैनेडियन आइलैंड वाले एरिया में, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए छोटी छोटी फिश आती हैं, और फिश को खाने के लिए सील्स आती हैं, और सील को खाने के लिए पोलर बेयर आते हैं। तो ये पूरे का पूरा सर्कल वहाँ पे चलता है, एक पूरी प्रॉपर फूड चेन होती है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर समर का में आइस नहीं रहेगी, ना विंटर में आइस रहेगी, ना वो समर में पिघलेगी, ना वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, और ना वहाँ पे सील होगी, ना वहाँ पे पोलर बेयर होगा। ये यहाँ पे समस्या है। तो ये फाइंडिंग जो की जा रही है उसको अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी इसमें और ज़्यादा रिसर्च करना डेफिनेटली बाकी है, लेकिन समस्या ये है। अब कुछ साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि देखिए दो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वह काफ़ी है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है काफ़ी पेसिमिस्टिक। तो जो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है देखिए कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस के गैसेस के एमिशन को कम कर देंगे तो शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं आएगी। ऑप्टिमिस्टिक वाले ये कहते हैं। पेसिमिस्टिक वाले कहते हैं कि देखिए अगर एमिशन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो 2050 तक ही वो नौबत आ सकती है जो अभी 2100 के लिए हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि यहाँ पे जो पोलर बेयर वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है, एक चीज़ और थोड़ी सी देखोगे आप यहाँ पे, कि जब देखिए पोलर बेयर वहाँ पे ख़त्म हो गई तो क्या वहाँ पे लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हो सकता है वहाँ पे नई तरह की लाइफ एमर्ज हो जाए। जो अभी फिशेस वगैरह जो टेम्परेट रीजन में होती हैं वो डेफिनेटली माइग्रेट करेंगी पोलर रीजन की तरफ, तो कुछ नए क्रिएचर वहाँ पे इन्वेड करेंगे, जैसे फिश हो गई, अलगे वगैरह हो गए। तो एक नई लाइफ आपको देखने को मिलेगी, तब तक वहाँ पे पुरानी लाइफ वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती है। लेकिन वो नई लाइफ भी इतने छोटे देखिए जो जो आपकी वाइल्ड लाइफ होती है या जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, इसको अडेप्ट करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। लेकिन इतने कम पीरियड में 50 साल 60 साल के पीरियड में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे नए माहौल में, ये भी बहुत सोचने की बात है। तो नए स्पीसीज तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेकिन पुराने स्पीसीज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का मतलब ह्यूमन फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल फैक्टर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ह्यूमंस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द पोलर बेयर इन फ्यूचर। तो उसके लिए हमें अभी से कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्लाइड इन चाइना जीडीपी ग्रोथ, द कॉजेज एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करें चाइना में तो वो है 4.9% एज इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो कि जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, 3.1% आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये काफ़ी कम है। इसका रीज़न क्या है? इसके कई सारे रीज़न उन्होंने बताए हैं। एक रीज़न यहाँ पे ये है कि चाइना ने ऑलरेडी पूरी दुनिया के कंपैरिजन में पहले से ही अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लिया है, तो उसका जो बेस इफेक्ट है वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है जितना इंडिया में है। चाइना की इकोनॉमी पेंडेमिक के समय में इतना ज़्यादा डाउन नहीं गई थी जितना इंडिया की और दूसरी कंट्रीज़ की गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा अगर जीडीपी ग्रोथ है भी, वो भी आपको उसके लिए सफिशियंट है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये उन्होंने बताया है कि मैसिव फ्यूल क्रंच, कोल और पेट्रोलियम के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ा है। चाइना के अंदर पावर शॉर्टेज चल रही है क्योंकि वो कोल्स ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे ज़्यादातर। ऑस्ट्रेलिया के रशिया के रिलेशनशिप भी थोड़े आजकल ख़राब चल रहे हैं, आपको पता है। ऊपर से वो जो कोल और इंडोनेशिया वगैरह से इंपोर्ट करते थे वो काफ़ी महंगा हो गया है। तो पावर शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 100% यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज यहाँ पे है। इसका एक रीज़न है कि वहाँ पे जो रियल एस्टेट है, देखिए चाइना की जीडीपी का लगभग 25% वहाँ का रियल एस्टेट ही कवर करता है, वहाँ के टोटल जीडीपी का। और रियल एस्टेट में वहाँ पे कई प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे एवरग्रांडे के बारे में हम लोगों ने बात किया था। चाइना की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके ऊपर लगभग $300 बिलियन का भी कर्जा चढ़ा हुआ है। वो लोग वापस नहीं चुका पा रहे हैं, तो वहाँ का रियल एस्टेट भी थोड़ा सा भी डामाडोल चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट में कुछ नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे वो चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी इसका एक रीज़न यहाँ पे बताया गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी कम जनरेट होती है, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो डेफिनेटली परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है। इंडिया के इसके ऊपर क्या इंप्लीकेशन है? देखिए इंडिया के इसके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया का इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ वो 2021 में इंप्रूव हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद हमारे ट्रेडिंग पार्टनर जैसे सिंगापुर है, यूएसए है, यूएई है, लेकिन चाइना इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अगर चाइना के साथ हम लोग अपने ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो वो $46.55 बिलियन है। मतलब चाइना के साथ हमारी जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा
डिसबैलेंस है। हम लोग चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। जहाँ तक इंपोर्ट करने की बात आती है तो हम लोग स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और ग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो केमिकल्स वगैरह हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, जैसे कोल वगैरह हो गया, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। अगर चाइना की इकोनॉमी को प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हालांकि दोनों ही पार्टनर है ना, तो एक पार्टनर जब डाउन जाएगा तो दूसरा पार्टनर भी डाउन आएगा। तो कहीं से इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि अगर चाइना की इकोनॉमी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब चाइना की इकोनॉमी नीचे जाएगी तो शायद इंडिया की इकोनॉमी ऊपर ग्रो जाएगी, लेकिन जब एक पार्टनर ट्रेड पार्टनर का नुकसान होगा तो दूसरे ट्रेड पार्टनर का भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको यही जानना था। अब बढ़ते हैं आज के फ्रंट पेज के लिए। फ्रंट पेज पे क्या क्या बातें कही हैं। पहली बातें कही है पीएम एक्शन प्लान, सिंगल एनवायरमेंट एक्ट, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द सिटीजन्स, जॉब क्लॉज इन द एफटीए। बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है बहुत सारे सेक्रेटेरिएट्स के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर के लिए हमें एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। इस रोड मैप में इन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही, अगर वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी तो ग्रोथ होगा ही, और एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। तो कुछ कुछ इन्होंने बातें कही हैं जो फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने वाली हैं। एक तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में कई सारे एनवायरमेंटल एक्ट हैं, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, दुनिया भर के एक्ट हैं, और क्योंकि हर एक्ट के अंदर अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन की वजह से चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम ऐसा करेंगे, फ्यूचर में एक सिंगल एनवायरमेंट एक्ट बनाएंगे जो सारी चीज़ों को कवर करेगा, जिसकी वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है। तो इन्होंने एक ये बात कही है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि इंडिया में सिटीजनशिप के लिए कोई ऐसा प्रॉपर प्रूफ नहीं है हमारे पास, अलग अलग कार्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड के साथ सब चीज़ों को लिंक करके एक प्रॉपर तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। एक इन्होंने ये बात कही है। तो और भी इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, जैसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया का यूएई के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग जॉब वाला क्लोज भी जोड़ेंगे। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इंडिया वाले बहुत सारे लोग ईजी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें इन्होंने रोड मैप में कही हैं। कोई कंक्रीट अभी इसके लिए प्रोविजंस गाइडलाइंस नहीं आई है, जब वो आएंगे तो इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। खैर, अगली न्यूज आती है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट J&K एडवोकेट नेम थ्राइस फॉर द हाई कोर्ट गवर्नमेंट। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले हम कॉलेजियम के बारे में काफ़ी कुछ बातें यहाँ पे कर चुके हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत सारे आर्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हम लोग दो कॉलेजियम की यहाँ पे बात करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात करते हैं, एक हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं, ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छी जानकारी है, तो हाई कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में आपको बताना है। मुद्दा थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि नागराल जी हैं, ये J&K में बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत जाने माने एडवोकेट हैं। इनके नाम को रिकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनको जज बनाया जाए। सरकार ने अभी उनके नाम को क्लियर नहीं किया है, क्योंकि सरकार के पास कोई टाइम ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको कितने समय में नाम क्लियर करना होता है रिकमेंडेशन के बाद। वो चाहे तो उसको 6 महीने लगा सकती है, 2 साल भी लगा सकती है। उसके अलावा बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी वायलेंट इंसिडेंट हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स को, हिंदुओं के घरों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अटैक हैं, और ये सारे के सारे का रीज़न क्या है, फेक न्यूज़। तो आप देख सकते हो फेक न्यूज़ कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। फेसबुक पे बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें सर्कुलेट की जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे हिंदुओं ने वहाँ पे मुस्लिम्स का अपमान किया है, उनके कुरान का अपमान किया है, वो सारी की सारी चीज़ें पूरा फेक न्यूज़ है। वो फोटोशॉप वगैरह करके लोग, इंडिया में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। और फिर जो लोग अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को लेके, ना थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं, वो उस फेक न्यूज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते नहीं, सीधा फॉरवर्ड कर देते हैं। ये पूरी दुनिया में ही समस्या है फेक न्यूज़ की, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है कि कुछ इंडिया में इस तरह का एक्शन यहाँ पे ना लिया जाए, ऐसे ऐसा कुछ करके बात है। खैर, वेटिंग फॉर द मोर डेटा कांट कट कॉर्नर्स टू लिस्ट कोवैक्सीन। देखिए कोवैक्सीन को कौन सी कंपनी बना रही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया की कंपनी है जो कोवैक्सीन को बना रही है, लेकिन समस्या ये है कि अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है WHO से, क्योंकि WHO से अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारी डिमांड्स उनकी होती हैं, वो डेटा आपको उनको साथ शेयर करना पड़ता है, जो कोवैक्सीन ने अभी तक नहीं किया है बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा डेटा उनके साथ शेयर किया जा दे, ताकि WHO कोवैक्सीन को
क्लियर करने की कार्रवाई को थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे कर सके। तो उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल था ये। खैर, आज के जो एडिटोरियल पेज है और तो ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए कोई खास न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में। कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको कर सकते हो, जैसे इसराइल इंडिया ने कुछ नेगोशिएशन की बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। आपको पता है कि हमारे एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी अभी 3 दिन पहले वो इसराइल गए थे, तो वहाँ पे एकदम घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बात की है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सोलर अलायंस का पार्ट भी हो गया। इसराइल जो है अभी सोलर अलायंस का पार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके अंदर जो इंडिया ने और फ्रांस के साथ ही इसको शुरू किया था 2015 में, तो अब इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो इसराइल को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। बेसिकली कोई ज़्यादा चीज़ यहाँ पे है नहीं। खैर, आज के एडिटोरियल की, क्योंकि एक्सप्लेन सेक्शन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लिया है, तो एडिटोरियल सेक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहता है दिल्लीज इन्विटेशन टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू अफगानिस्तान। देखिए, इंडिया का अफगानिस्तान में स्टे है, सेबी है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट, $3 बिलियन के लगभग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर पीसफुलनेस बनी रहे, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पीसफुल रहेगा तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस होती है तो हो सकता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर वो भी एक प्लेयर उभरे। अफगानिस्तान के लेकर जो भी चर्चाएं की जाती हैं इंटरनेशनली, इंडिया भी उन मीटिंग्स का पार्ट होना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इंडिया को हमेशा ही अफगानिस्तान टॉक से बाहर देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान वाले मुद्दे पे इंडिया का कोई भी इन्फ्लुएंस हो। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको इनवाइट किया है, जिसमें आपका पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और रशिया ही आपके नाम याद रख लेने हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने पाकिस्तान के एनएसए को भी इनवाइट किया है अफगानिस्तान की बात को लेकर, क्योंकि इंडिया इस बात को समझता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बिना अफगानिस्तान के किसी भी मुद्दे पे बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। जहाँ तक बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान भी अफगानिस्तान का ही एक नेबर है, लेकिन ये कंट्री ऐसा है जो बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रलिटी में बिलीव करता है, किसी भी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है तुर्कमेनिस्तान, तो इसको आप अलग यहाँ पे रख सकते हो। तो कहने की बात यह है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को अटेंड किया है, तो हम लोग अफगानिस्तान की पॉलिसी में पाकिस्तान के रोल को समझते हैं और पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात, सिग्नल भी है कि कम से कम इस चीज़ के थ्रू इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ डायलॉग शुरू होगा। अफगानिस्तान में इंडिया को लेके कुछ प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। जनरल सी बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इसका आप छोड़ सकते हो, कम्प्लीटली कोई नहीं है। हाँ, ये रिकमेंडेड है, अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ सकते हो। पेंडेमिक में बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्कूल एंड ऑल दैट, ठीक है, उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल, वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। पास्ट में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल कर चुके हैं एडिटोरियल्स वगैरह में, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप, ये रिकमेंडेड है, आप इसको यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। एक नो क्वाड की बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया के अंदर। वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स तो खैर रहता ही है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखिए, एक तो कोड, ये वो कोड नहीं है, दूसरा कोड है बेसिकली। इसराइल और यूनाइटेड यूएई के अंदर जब से, देखिए, इंडिया के रिलेशन इसराइल के साथ ही बहुत अच्छे हैं, यूएई के साथ भी इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर एफडीआई आता है वो यूएई के थ्रू ही आता है, और इसराइल के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव रिलेशनशिप है। यू वेरी वेल नो दैट। समस्या ये है, समस्या नहीं, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी ही समझ लीजिए आप, कि बहुत सालों के झगड़ों के बाद बातचीत बंद थी, लेकिन अचानक से अभी इसराइल और यूएई के बीच में बातचीत शुरू हो गई है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। क्योंकि इसराइल को लेके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नफरत की भावना है बेसिकली। लेकिन जो ट्रंप थे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया और फाइनली इसराइल के बीच में और यूएई के बीच में, जो कि एक अरब कंट्री है, बातचीत शुरू हो गया है। तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है उस पूरे एरिया की पीस के लिए। अब इंडिया भी इसका पार्ट बनना चाहता है, और क्योंकि इंडिया के दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशन हैं और यूएसए के साथ भी हैं, तो इंडिया एक नया डायलॉग शुरू करना चाहता है, एक ग्रुपिंग शुरू करना चाहता है, ताकि इंडो यूएसए और मिडल ईस्ट के बीच में कुछ ना कुछ हो सके। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि इंडिया, पहले हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते थे, हम किसी भी बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट नहीं थे। लेकिन इंडिया अभी अपनी पुरानी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। उससे बाहर निकल के हम लोग ग्रुपिंग्स का पार्ट भी बन रहे हैं, जैसे क्वाड हो गया है ना, इंपॉर्टेंट बात है। इसराइल के बीच में और जो यूएई के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, इसको कहा जाता है अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है, जो कि ट्रंप की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खैर, वो तो अलग बात है। तो इस पूरे के पूरे मामले में यही कहा गया है कि इंडिया को इस सब का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, एंड ऑल दैट। टू स्टेट पॉलिसी क्या है, ये आपको पता ही है। टू स्टेट पॉलिसी होती है कि पैलेस्टाइन और इसराइल, ये दो अलग अलग कंट्री हों, इसे कहा जाता है टू स्टेट पॉलिसी।
ट्रम्प भाई साहब इसमें बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कि नहीं, सब इजराइल होना चाहिए, पैलेस्टाइन नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया भी 2 स्टेट पॉलिसी में ही बिलीव करता है। अभी जो बाइडेन हैं, नए जो प्रेसिडेंट आए हैं, वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन में ही बिलीव करते हैं। इससे पहले जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो काफ़ी रेडिकल थे, फंडामेंटलिस्ट थे, पैलेस्टाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक वायलेंट एटीट्यूड रखते थे। लेकिन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं बेनेट, जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है, ये थोड़ा सा अकोमोडेटिव हैं पैलेस्टीनियंस को लेके। तो वहाँ पे कुछ पीस का माहौल बनता नज़र आ रहा है धीरे धीरे। तो उसके इंडिया में भी, उसमें इंडिया वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है। खासकर अगर अब इजराइल की बात करो तो स्पेस में या डिजिटल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में और डिफेंस में हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो इंडिया चाहता है कि वो भी इस प्रोग्रेस का पार्ट बने। खैर, एडिटोरियल सेक्शन हम लोगों ने कर लिया है। कल वाले एनालिसिस में हम लोगों ने किया था कि चाइना ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया है, जो पूरा सीक्रेट रखा गया था। चाइना ने किसी को बताया नहीं था, लेकिन अमेरिका ने उसको जब इंटरप्रेट किया तो अमेरिका की हक्के बक्के उड़ गए हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया और अमेरिका ने ही इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होती है कि इसमें आपके बहुत सोफिस्टिकेटेड रडार जो होते हैं वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से आपके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन चाइना ने कहा है कि देखिए भैया, मैंने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। जो टेस्ट मैंने किया है, जो जिसको आपने डिटेक्ट किया है, वो एक स्पेस मिशन था जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे थे, और रीयूजेबल सैटेलाइट के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे थे। आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया है। खैर, चाइना का ऐसा मानना है, क्योंकि चाइना ये सिग्नल नहीं देना चाहता दुनिया को कि वो आर्म रेस में यूएसए कम्पीट कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन जाएगी। जब ड्यूरिंग 60s 70s 80s जब रशिया और अमेरिका एक दूसरे से ज़्यादा एडवांस वेपन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी दुनिया में होड़ लग गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स बनाने की, तो पूरी दुनिया में एक अशांति का माहौल उस समय बन गया था। तो चाइना नहीं चाहता कि वो अमेरिका से इस तरह का पंगा ले, क्योंकि अमेरिका अपने आप को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है। चाइना को ऐसा लगता है शायद वो उसको अभी वो सही समय नहीं आया है, तो वो इसको थोड़ा सी छुपाना चाहता है। और उसने भी सफाई दी है कि मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है इन्वेड करने का या कुछ भी, मेरा अपना एक सिंपल पीसफुल कंट्री हूँ मैं, ऐसा बोलता है वो। लेकिन सबको पता है कि चाइना बोलता कुछ है, करता कुछ और है। इथोपिया में का इशू है, हम लोग पहले तिग्रे वगैरह के बारे में कर चुके हैं। जैसे इथोपिया जो आपकी कंट्री है, इथोपिया में एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है तिग्रे, ठीक है। तिग्रे इथोपिया का ही एक स्टेट है, लेकिन अभी समस्या ये है कि तिग्रे के अंदर कुछ रेबल ग्रुप्स हैं और इथोपिया की जो गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में चल रही है भैया लड़ाई। और इसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री जिसे कहा जाता है एरिट्रिया। तो तिग्रे वाले मिलिटेंट्स जो हैं, रेबल्स जो हैं, वो एरिट्रिया की गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलके इथोपिया के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। समस्या यहाँ पे ये है। और इथोपिया की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है इनके बेसिस वगैरह के ऊपर, तो उनके बीच में कुछ झगड़ा वगैरह वहाँ पे चल रहा है। एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है कि तिग्रे रीजन कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए इथोपिया के अंदर वो पड़ता है, और एरिट्रिया इससे बॉर्डर शेयर करता है। इस मुद्दे पर हम लोग पहले भी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। खैर, तो इकोनॉमी में क्या कहता है? इकोनॉमी सेक्शन में कहता है कि प्री मैच्योर टाइटनिंग में लीड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? एक नया टर्म है ये। स्टैगफ्लेशन एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं स्टैग्नेशन और दूसरे को बोलते हैं इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करता है, स्टैग्नेशन होता है। जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी 3 घंटे पढ़ने की होती है, तो 3 घंटे के बाद आपके दिमाग का स्टैग्नेशन आता है, उसके बाद आप जो कुछ पढ़ी आपके दिमाग में जाता नहीं है। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब हाई प्राइसेस। तो स्टैग्नेशन का मतलब बेसिकली इन्होंने कहा है कि स्लो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता है, और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होता है। उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? ठीक है, स्लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बहुत हाई होती है। अब इसको टैकल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई ग्रोथ को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है रादर देन इन्फ्लेशन। आरबीआई का कहना है कि फिलहाल, क्योंकि सेकेंड वेव की वजह से इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई थी उसके पहले फर्स्ट वेव में, तो हम चाहते हैं कि इंडिया पहले ग्रोथ के ऊपर फोकस करे, उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम इन्फ्लेशन को अलग से टैकल यहाँ पे कर लेंगे, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो आरबीआई ने उसी वजह से जो अपने की पॉलिसी रेट्स हैं, जैसे सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, ये की पॉलिसी रेट्स होते हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इनको चेंज नहीं किया है। क्योंकि इनको चेंज करने से मार्केट में मॉनेटरी जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट होती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में
वो इम्पैक्ट करता है। तो आरबीआई ने इसको चेंज नहीं किया है। इसका मतलब आरबीआई क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया फिलहाल हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे। और ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ जब होती है जब मार्केट में मनी सप्लाई होती है, क्योंकि मनी सप्लाई जब होती है तो नए नए कारोबार पैदा होते हैं, इन्फ्लेशन भी थोड़ा होता है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होती है। इसे फिलिप्स ने कहा था, फिलिप्स का आपको सबका पता होगा क्या कहती है। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में ग्रोथ होती है। ऐसा आरबीआई ने अभी पॉलिसी को बनाया हुआ है। सरकार भी इसी पॉलिसी को फोकस करती है, इसलिए सरकार बार बार आरबीआई को कहती रहती है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। ठीक है, इन्फ्लेशन को टैकल कर लिया जाता है बाद में, लेकिन पहले ग्रोथ है, ऐसा आरबीआई अभी कह रही है। हालांकि आरबीआई की जो मेजर जो गोल होता है वो इन्फ्लेशन होता है रादर देन ग्रोथ। चलिए, ये आर्टिकल आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आईएमएफ में जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, तो वही उस पूरी रिपीटेड चीज़ें हैं। कल वाला अगर आर्टिकल किसी ने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देखें, और अगर आपने वो देखा है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि कैसे हम लोग आईएमएफ में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। आईएमएफ का एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें हर कंट्री वहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, तो आरबीआई के कोटा सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि इंडिया का वहाँ पे और ज़्यादा परसेंटेज बढ़े, ऐसा इंडिया चाहता है। लेकिन आईएमएफ के अंदर रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ओपेक कंट्री हैं, ये ना ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज का ग्रुप होता है जो दुनिया में कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज होती हैं इसके अंदर। ओपेक के अंदर 13 कंट्रीज हैं। ओपेक प्लस के अंदर कुछ अलग दूसरी कंट्री भी हैं, जैसे इंडोनेशिया है, रशिया है ना, वो कंट्रीज भी आ जाती है, नाइजीरिया भी आ जाता है। इंडिया ने कहा है कि देखो भैया, पहले ही सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव जो इंडिया में आई थी कोविड की, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी की एकदम कवर टूट रही है। इंडिया ने कहा है सऊदी अरेबिया को फ़ोन करके कि भैया प्लीज़ आप ऑयल की जो है सप्लाई को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑयल की सप्लाई को बढ़ाओगे तो ऑयल के दाम कम हो जाएंगे। ऑयल के दाम अगर कम होंगे तो इंडिया की इकोनॉमी जो है ठीक ठाक ग्रोथ करना शुरू कर देगी। इंडिया ने उनसे फ़ोन पे बात किया है, लेकिन वो इसको अब उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं उनकी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ओपेक के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सभी के अंदर तालमेल बैठाना, कंसेंसस बनाना, क्योंकि ये कंट्री क्या करती हैं, ये डिक्टेट करती हैं ऑयल के प्राइसेस को पूरी दुनिया में। तो ये क्या करती हैं, जब इनको अगर प्राइस बढ़ाना होता है तो सप्लाई कम कर देती हैं, प्राइस को अगर कम करना होता है तो सप्लाई को बढ़ा देती हैं। इनके बिल्कुल हाथ में होता है, क्योंकि दुनिया का जो मेजर कोल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो यही कंट्री कंट्रोल करती हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुद्दा था। ओपेक के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था। आप मुझे ये बताइए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आप आंसर दे दीजिए। और जो क्वेश्चन आज से आप पूछा है, आज आपसे आज का एमसीक्यू, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो आज की एनालिसिस में हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। ठीक ठाक लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को रोज़ की एनालिसिस के लिए। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम चलाते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पे जब हम एक मैसेज ड्रॉप करें उस आपको हम लोग ग्रुप का लिंक यहाँ पे भेज देंगे। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।